हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नीट पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के 2020 सितंबर अटेम्प्ट के। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। बच्चों, जब एसएचएम की बात करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की। इस तरीके से आपको कुछ भी पूछा जाए आप हर क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब आप डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन यूज करते हैं x = a sin ओमेगा t। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन जर्नी स्टार्ट करता है बच्चों तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं dx/dt। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आती है बच्चों a ओमेगा cos ओमेगा t। और cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस π/2। और बच्चों एक्सेलरेशन लिखोगे अगर आप, जैसा क्वेश्चन में पूछा है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर a। cos ओमेगा t क्या होता है बच्चों माइनस sin ओमेगा t, जिसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस पाई। यहां से आप किसी का भी आंसर कर सकते हैं। अब आप सॉल्यूशन देखिए बच्चों। देखो, अगर आपको क्या है कि फेज डिफरेंस पूछा जाता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का तो बच्चा होता है π/2। अगर आपको फेज डिफरेंस पूछा जाता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी का तो भी बच्चों होता है π/2। लेकिन क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछा है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का तो बच्चों ये है पाई। ए को लिखते हैं बच्चों अपन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे बच्चों फेज डिफरेंस है पाई। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। तो हम आंसर टिक करेंगे ऑप्शन डी को, हम आंसर करेक्ट आंसर टिक करेंगे। एसएचएम में इसके अलावा आपको और जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं बच्चों वो याद रखिए। ये वेलोसिटी का v इक्वल टू होता है बच्चों ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैक्सिमम वेलोसिटी जो बच्चों मेन पोजीशन होती है ये होती है बच्चों a ओमेगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। A long solenoid of 50 cm length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of solenoid is, take mu 0 equal to 4 pi into 10 power minus 7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। बच्चों सोलेनोइड के सेंटर पे जब फील्ड बताते हैं बच्चों, सोलेनोइड के अंदर फील्ड कांस्टेंट होता है और बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है mu 0 स्मॉल n कैपिटल I। ये बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है। सोलेनोइड तो क्या होती है बच्चों, जब लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या है कि लपेट देते हैं टाइटली किसी भी इंसुलेटेड सिलेंडर पे, तो बच्चों उस अरेंजमेंट का नाम होता है सोलेनोइड। ऐसी होती है बच्चों सोलेनोइड। ये सोलेनोइड की एक्सिस है। इसकी एक्सिस पे बच्चों क्या है कि जो कोई भी पॉइंट है बच्चों उस पे फील्ड कांस्टेंट होता है और फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों mu 0 ni। एक्सट्रीम एंड पे बात करेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनोइड की बच्चों mu 0 ni अपॉन 2 होता है। अब बच्चों हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। स्मॉल n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। देखो फील्ड निकालना है हमें। mu 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 pi into 10 की पावर माइनस 7। स्मॉल n क्या बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ। ओके बच्चों, तो 100 टर्न्स है। लेंथ कितनी दे रखी बच्चों 50 सेंटीमीटर, जिसको लिख दिया 0.5 मीटर। और करंट दे रखी है आपको 2.5 एंपियर। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 0.5 से बच्चों 5 बार कट जाएगा। तो बच्चों ये 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर माइनस 7, तो 10 की पावर 5 हो गया बच्चों, माइनस 5 हो गया। तो 20 पाई into 10 की पावर माइनस 5, जिससे क्या लिख सकते हैं बच्चों पर, पाई की वैल्यू होती है बच्चों 3.14। तो ये हो जाएगी 6.28 into 10 की पावर माइनस 4, क्योंकि एक जीरो से उधर हटा दिया। 6.28 into 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। तो बच्चों जो चार ऑप्शन आपको दिखा रखे हैं, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो हम टिक कर देंगे ऑप्शन डी को हमारा करेक्ट आंसर। Two bodies of mass 4 kg and 6 kg are tied to the ends of a massless system. The string passes over a pulley which is frictionless. See in figure. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravity is g. बच्चों क्या है कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है
और आपको क्या है कि एक्सेलरेशन निकालना होता है, तो एक्सेलरेशन निकालने का एक ही फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, नेट अनबैलेंस फोर्स डिवाइड बाय टोटल मूविंग मास। ये क्वेश्चन बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस साल भी क्या है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या है कि अच्छी तरह से क्या है कि करके जाना है आपको। ये आपको बच्चों क्या है कि एक फिक्स पुली बता रखी है। यहाँ पे बच्चों अगर मास m1 लटका हुआ है, यहाँ पे मास m2 लटका हुआ है, तो बच्चों इसका लोड कितना है m2g, इसका लोड कितना है बच्चों m1g। स्ट्रिंग में एक मास है, सिस्टम में टेंशन हर जगह सेम होता है बच्चों। या सीलिंग पे बच्चों टेंशन होगा 2t, अगर बच्चों m2 अगर m1 से ज्यादा है तो बच्चों ये नीचे आएगा और ये बच्चों ऊपर जाएगा। एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे और एक्सेलरेशन लिखेंगे बच्चों नेट अनबैलेंस फोर्स m2 माइनस m1 इनटू g डिवाइड होगा बच्चों m1 प्लस m2। और बच्चों अगर क्वेश्चन में टेंशन पूछा जाता है तो टेंशन भी आपको बताता हूं, या तो आप इक्वेशन यूज करना m2g माइनस t इक्वल टू m2 है, या बच्चों आप सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट से याद रखना 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g। और अगर सीलिंग पर रिएक्शन पूछ जाती है बच्चों तो टोटी कर देना। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप। बच्चों एक्सेलरेशन पूछा आपको, ये बच्चों 6 kg है 6g, ये बच्चों 4 kg है 4g अपॉन 6 प्लस 4। तो बच्चों 6g माइनस 4g हो गया 2g मतलब 20 अपॉन 10 बच्चों ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किधर आएगा बच्चों 6g की तरफ, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया बच्चों g/5, क्योंकि आंसर आपको इस तरीके से दे रखा है। तो उस तरीके से लिख दीजिए बच्चों, जो चारों ऑप्शन जो हैं उनमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे करेक्ट आंसर। The ratio of contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is where c equal to speed of electromagnetic waves। बच्चों इंटेंसिटी के अंदर क्या क्या कंट्रीब्यूशन पूछा है, इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं बच्चों c इनटू एनर्जी डेंसिटी। तो देखिए बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आप कांसेप्ट देखिए। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है बच्चों तो एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एसोसिएटेड टू मैग्नेटिक फील्ड बच्चों वो सेम होती है। ये बच्चों एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/4 एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर। E0 बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है और बच्चों ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड टू मैग्नेटिक फील्ड ये बच्चों होती है यहाँ पर 1/4 V0 स्क्वायर अपॉन म्यू 0। और याद रखना बच्चों V0 इक्वल टू होता है E0 अपॉन C और बच्चों इंटेंसिटी होती है C इनटू U एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे बच्चों तो ये आएगा हाफ एप्सिलॉन 0 E0 स्क्वायर, यह बच्चों आ जाएगा V0 स्क्वायर अपॉन 2 इनटू C। तो आपको बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्या है कि बच्चों कंट्रीब्यूशन सेम होता है बच्चों। तो सॉल्यूशन देखिए आप, सॉल्यूशन ये आएगा बच्चों इनका रेशियो कितना आएगा एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो हमारी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड है c से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये इंटेंसिटी का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटेंसिटी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड में दोनों सेम होती है बच्चों। तो रेशियो आएगा 1:1। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन ए। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए। In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल में अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल के नेगेटिव डेरिवेटिव के इक्वल होती है बच्चों, ये हमारा कांसेप्ट है। तो पहली बात याद रखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते हैं -dV/dr और माइनस साइन क्या बताता है बच्चों पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। माइनस साइन बताता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजिंग। तो कभी-कभी पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म आ जाए बच्चों, ई को लिखा जाता है इस तरीके से, डेल ऑपरेटर है इनटू वी और डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है बच्चों i कैप डेल बाय डेल x, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z।
तो बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाए तो इस तरीके से निकाल देना। और v का क्या है कि बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन कभी लिखना हो तो बच्चों इसको इस तरीके से लिख देना माइनस e डॉट dr इंफिनिटी से r। अब बच्चों हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में बच्चों आपको क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट है थ्रू आउट द वॉल्यूम तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों जीरो रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा बच्चों जीरो। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। तो बच्चों हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को हमारा करेक्ट आंसर। द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर अ मोनोटोमिक गैस इज वेयर Kb is Boltzmann constant and T is absolute temperature। बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्या है पूरी डिटेल में बात बता रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। जब भी अपन एवरेज एनर्जी लिखते हैं बच्चों लिखते हैं अपन F/2 kT। ओके, अब क्या है कि बच्चों F होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। कि यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। बच्चों जब बात करेंगे मोनोटोमिक गैस के लिए तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है बच्चों। डायटोमिक के बारे में बात करेंगे बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। और पॉलीएटॉमिक में बच्चों लीनियर में लेंगे बच्चों 7 और नॉन लीनियर में लेंगे बच्चों 6। ओके, यहाँ पे बात किसकी पूछ रही है बच्चों मोनोटोमिक गैस के बारे में। अब आप सॉल्यूशन देखिए। मोनोटोमिक गैस के लिए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है। तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी आएगी बच्चों 3/2 kT। कि यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है तो हमारे पास चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन ए। ये बात आप याद रखिए बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम का। ये बच्चों 3 तो रहेगी किसमें मोनोएटॉमिक बच्चों 5 रहेगी किसमें डाई एटॉमिक में। और बच्चों F 6 रहेगी बच्चों पॉलीएटॉमिक की। लेकिन कौन सा जब ये बात होगी बच्चों कौन सा, देखो हमारे पास जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमारे पास रोटेशन की कितनी आएगी बच्चों तो ट्रांसलेशन कितनी आएगी 2 बच्चों। और वाइब्रेशन कितनी आएगी 2। तो नॉन लीनियर के केस में आएगी बच्चों 7। तो लीनियर के केस में आएगी बच्चों 6। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगर नहीं दिया होगा तो आप लीनियर ही, नहीं दिया होगा तो आप नॉन लीनियर मान के ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे बच्चों। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। तो डायटोमिक में कभी-कभी अगर ये पूछा जाए बच्चों एक्सेप्शनली एट हाई टेंपरेचर मतलब 5000 केल्विन टेंपरेचर दिया हो तो एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है बच्चों वाइब्रेशन की 5। लेकिन न्यूमेरिकल में हमेशा डायटोमिक में बच्चों 5 ही काम लेते हैं। ओके, find the torque about the origin when a force of 3 Newton acts on the particle whose position vector is 2k। बच्चों जब भी टॉर्क निकालते हैं टॉर्क बताता क्या है द टॉर्क ऑफ ए फोर्स इंडिकेट्स द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स टू प्रोड्यूस एंगुलर चेंज इन ए बॉडी। तो ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट है। जब भी आपको टॉर्क निकालना होगा टॉर्क ऑफ ए फोर्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट। ये बच्चों कोई पॉइंट है जहां पे कोई फोर्स लगा हुआ है। ये बच्चों एंगल है और ये बच्चों ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। आर इसका पोजीशन वेक्टर है बच्चों पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो बच्चों टॉर्क जब भी लिखा जाता है इसे लिखा जाता है आर क्रॉस एस। ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। बच्चों यहाँ पे आर देगा आपको 2k के और आपको f देगा बच्चों 3j के। 2 into 3 हो जाएगा बच्चों 6 और k क्रॉस j होता है बच्चों -i। यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो बच्चों 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो हम टिक करेंगे बच्चों ऑप्शन बी को हमारा करेक्ट आंसर। ये टॉर्क है।
The mean free path lambda for a gas with molecular diameter d and number density n can be expressed. अगर आप py को लगातार देख रहे होंगे बच्चों तो आपने देखा कि ये वाला टाइप का जो py क्यू कई बार पूछा हुआ है बच्चों, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो केटीजी मॉडल में बच्चों जब हम क्या की मीन फ्री पाथ को लिखते हैं तो बच्चों उसका फॉर्मूला हमारे पास इस तरीके से होता है, लैम्डा इक्वल टू लिखते हैं 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, डी डायमीटर बच्चों, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जिसे हम क्या लिखते हैं बच्चों, जिसे हम लिखते हैं पी अपॉन के। तो बच्चों याद रखिए लैम्डा प्रोपोर्शनल होता है टेंपरेचर के, प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, ये आपको ध्यान रखना है। और जो क्वेश्चन हमें पूछा है बच्चों सॉल्यूशन देखिए, मीन फ्री पाथ के बारे में पूछा जा रहा है बच्चों, डायमीटर के बारे में, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल है बच्चों 1/d²। तो जो चार ऑप्शन है बच्चों, इन चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा √2 पाई n d² बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हम टिक करेंगे ऑप्शन ए को हमारा करेक्ट आंसर। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस बच्चों, आइंस्टीन बोलता है कि जब भी m किलोग्राम मास को अगर 100% एनर्जी में आप कन्वर्ट करते हो तो कितनी एनर्जी लिबरेट होती है बच्चों, mc²। तो बच्चों ये सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात याद रखना, यूनिवर्स में जब न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं ना तो मास अकेला कंजर्व होता है ना एनर्जी अकेली कंजर्व होती है बच्चों, मास एंड एनर्जी टुगेदर रिमेंस कंजर्व, क्योंकि आइंस्टीन की इक्वेशन में बच्चों मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। ओके, जबकि न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन में बच्चों क्या है कि मास अलग से कंजर्व होता है, एनर्जी अलग से कंजर्व होती है। न्यूटन की इक्वेशन बच्चों मास का एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइंस्टीन के अंदर क्या बच्चों, अगर m के जी मास को 100% एनर्जी में कन्वर्ट कर दें तो बच्चों एनर्जी कितनी लिबरेट होती है, mc²। अब आप कुछ बातें और याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन के मास को अगर 100% एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों एनर्जी की वैल्यू आती है इक्विवेलेंट की 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बच्चों प्रोटॉन के इक्वल मास को 100% एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं जो 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है, ये वैल्यू बच्चों इक्वल होती है 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। आपको बोला 0.5 ग्राम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.5 ग्राम को कर दिया बच्चों किलोग्राम में, c स्क्वायर कर दिया बच्चों 3 × 10⁸ का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी ध्यान से आ जाएगा जूल में। अब बच्चों ये हो गया 0.5 × 10⁻⁻⁻, into 9 × 10⁻, ये हो जाएगा बच्चों 16। अब आप देखिए बच्चों 9 × 5 = 45 हो गया, into 10⁻13 बच गया बच्चों जूल। तो 4.5 × 10⁻13 जूल। तो चार ऑप्शन जो है ना बच्चों, उनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। A screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, बच्चों ये रिपीटेटिव नेचर का क्वेश्चन है, एक बार स्क्रू गेज आता है बच्चों, एक बार वर्नियर कैलिपर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन पे फोकस करना है। अब देखो बच्चों डेफिनेशन देखिए, ये आपका कॉन्सेप्ट है। स्क्रू गेज की जो डिजाइन होती है बच्चों, उसमें कुछ खास बात होती है बच्चों जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे यहाँ पे स्क्रूज लगे होते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे खास बात क्या है बच्चों, दो स्क्रूज है ना, उनके बीच में जो गैप होता है बच्चों वो उतना ही होता है जितना यहाँ पे क्या है कि दो मिनिमम दो सेपरेशन के बीच में, दो डिवीजन के बीच का जो सेपरेशन होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो स्क्रू गेज है ना बच्चों, इसमें सर्कुलर स्केल को जब एक कंप्लीट रोटेशन देते हो तो बच्चों लीनियर स्केल जितना घूमती है वो भी बच्चों इसके इक्वल होती है। तो सर्कुलर स्केल को जब एक बार रोटेट करते हो, लीनियर स्केल बच्चों जितनी आगे जाती है, इसे बोलते हैं बच्चों पिच। ओके, तो बच्चों क्या है कि लीस्ट काउंट कैसे डिफाइन किया जाता है, लीस्ट काउंट का मतलब है बच्चों पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। अब बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। आपको पूछा बच्चों पिच कितना होगा, पिच निकाल सकते हैं हम। लीस्ट काउंट कितना दे रखा है आपको, 0.0 मिलीमीटर,
और बच्चों नंबर ऑफ डिवीजन कितने देखे 50, तो बच्चों एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.5 मिलीमीटर। तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो हम टिक करेंगे बच्चों, ऑप्शन बी को हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखो ये 0.0 तो 1/100 हो गया, तो बच्चों 1/2 हो गया, 1/2 का मतलब 0.5 हो गया। ओके, two cylinders A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. It contains an ideal gas at standard temperature and pressure. Standard temperature pressure होता है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atm. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is बच्चों isothermal process तो बच्चों slow nature के process होते हैं. Adiabatic process बच्चों fastest nature की process होती है बच्चों. Fast nature के process होते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट है बच्चों। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम में न कोई हीट आती है बाहर से, न कोई अंदर से कोई हीट बाहर जाती है। अब बच्चों यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट ऐसा दिखा रखा है, ये यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पे गैस भरी हुई है और इधर बच्चों क्या है कि आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर वैक्यूम है बच्चों, और बाहर क्या है बच्चों इंसुलेटेड बाउंड्री है। जब बच्चों आप पिस्टन को खोलेंगे बच्चों, तो यहाँ से क्या है कि गैस निकलेगी बच्चों, बाहर से कोई सिस्टम में हीट आएगी नहीं और न अंदर से कोई हीट बाहर जाएगी, तो आप सॉल्यूशन समझ ही होंगे बच्चों। यहाँ पे कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, डेल्टा क्यू क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये बच्चों प्रोसेस कैसा रहेगा, एडियाबेटिक नेचर का रहेगा। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आपको क्या है कि बच्चों कई सारी चीजें याद रखनी होती है। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क निकालोगे बच्चों, तो 1 गामा माइनस 1 P इनिशियल B इनिशियल माइनस P फाइनल B फाइनल, ये आपको ध्यान रखना है। या NR अपॉन गामा माइनस 1 T इनिशियल माइनस T फाइनल, ये आपको ध्यान रखना होता है बच्चों। और एडियाबेटिक एक्सपेंशन में बच्चों अगर वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन का पॉजिटिव आएगा बच्चों जब टेंपरेचर डिक्रीज होगा, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग आती, ध्यान रखना बच्चों। और बाकी इक्वेशन क्या है, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, TV गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, या बच्चों P अपॉन P की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और बच्चों याद रखना एडियाबेटिक प्रोसेस की जो स्लोप होती है आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोप की गामा टाइम्स होती है, एडियाबेटिक और ज्यादा स्टीपर होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्वेश्चन तो यही एंड हो जाता है। ये प्रोसेस कैसा रहेगा एडियाबेटिक, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। A cylinder contains hydrogen gas at pressure of 249 kilopascal and temperature 27 degrees centigrade. Its density is R दे रखा बच्चों 8.3 जूल अपॉन मोल केल्विन। बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे, देखो हाइड्रोजन गैस कंटेन कर रही है बच्चों, इतना प्रेशर है 249 किलोपास्कल, टेम्परेचर इतना है बच्चों, डेंसिटी पूछिए बच्चों हमारी क्या है कि 1 मोल की इक्वेशन कितनी है, PV इक्वल टू RT। अब बच्चों यहाँ पर अगर n मोल है तो बच्चों n अपॉन m कर दो, तो PV को क्या करोगे बच्चों m अपॉन m, ये मास है ये मोलर मास है। अब बच्चों आप देखो डेंसिटी की फॉर्मूला लाना चाहते हैं, तो m अपॉन v RT अपॉन m कर दो, ये बच्चों डेंसिटी आ गई। तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला बनेगा P इनटू मोलर मास डिवाइड बाय RT। ये बच्चों आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। अब आपको कुछ करना नहीं बच्चों, सीधा क्या कि फॉर्मूला रिजल्ट रखना है, क्वेश्चन सोल्व कर देना है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बच्चों। देखो डेंसिटी पूछिए, आपको क्या है कि प्रेशर दे रखा है 249 किलो पास्कल, किलो को लिख दिया 10^3, और बच्चों मोलर मास हाइड्रोजन होता है 2 ग्राम, जिसको लिख दिया 2 × 10⁻⁻3। अब बच्चों बात करेंगे R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.31, जिसको 8.3 लिख दिया, और टेंपरेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है बच्चों, आ जाएगा 300 केल्विन, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। देखो ये 249 है, इसको 250 मान लो आप। अब बच्चों ये 10 की देखो, इसको तो लिख दिया अप्रोक्सीमेटली 250, इसको लिख दिया 8। बच्चों ये हो गया 2 × 10 की पावर, ये तो काट लो चलो पहले से, नीचे आ गया बच्चों 3 और 10 की पावर 2 था, ऊपर ले दिया बच्चों 10 की पावर -2 हो गया। अब देखो बच्चों ये था 25 और ये 24 से, तो ये कट गया बच्चों, खाली 2 ही बचा बच्चों, तो 2 × 10 की पावर -1 हो गया।
अब आप ऑप्शन मिला लो, 0.2 दिख रहा है आपको। तो बच्चों जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए को हम करेक्ट ऑप्शन टिक करते हैं। When a uranium isotope 92 uranium-235 is bombarded with a neutron, it generates 36 krypton 89 3 neutrons and बच्चों क्या है कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं आपको ध्यान रखना है बच्चों, उसमें जेड और ए कैंजर होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। फिर ऐसा कोई भी मिसिंग एलिमेंट आएगा आप उसे आराम से सोल्व कर देंगे बच्चों। इन न्यूक्लियर रिएक्शन Z atomic number and A mass number remains constant. मींस लेफ्ट साइड का Z इक्वल टू राइट साइड का Z रहेगा, लेफ्ट साइड का A इक्वल टू राइट साइड का A रहेगा बच्चों। अब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बच्चों। जो रिएक्शन दे रखी है देखो 92 यूरेनियम 235, इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कर रहा है बच्चों। क्या मिला है? इसे मिला 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 न्यूट्रॉन बने बच्चों। और क्या बनेगा वो तो हम निकाल देते हैं बच्चों। मान लो जो बना बच्चों इसको दिख गया ZXA। अब Z और A हम निकाल देंगे बच्चों। कैसे? देखो 92 प्लस 0 इक्वल टू आ गया 36 प्लस 0 प्लस Z। तो बच्चों Z तो कितना आ गया 92 माइनस 36। 12 में से 6 जाएगा तो बच्चों 6, 8 में 3 जाएगा तो 5, ये तो हो गया बच्चों 56। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दूसरे को तो निकालने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप देखना चाहोगे 235 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 89 प्लस 3 प्लस 8। अब देखो बच्चों ये तो हो गया 236 माइनस ये हो गया 92। बच्चों 6 में से 2 जाएगा तो बच्चों 4, और बच्चों ये 13 में से 9 जाएगा तो बच्चों 4, और ये बच्चों 144। तो बच्चों चार ऑप्शन जो देख रहे हैं इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो हम ऑप्शन डी को बच्चों करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। A charged particle having drift velocity of 75 into 10 power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 power 8 volt upon meter has a mobility in meter square volt inverse second inverse of। बच्चों जब अपन कहेंगे मोबाइलिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन लिखते हैं बच्चों, तो रिलेशन हमारा इस तरीके का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपको पूरे रिलेशन बता रहा हूं बच्चों, ताकि इस तरीके का कोई और भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से सोल्व कर सकें। बच्चों करंट को लिखा जाता है MEABD बच्चों, करंट अपॉन एरिया इक्वल लिख दिया बच्चों NEBD। इसको बोलते हैं बच्चों करंट डेंसिटी। बच्चों करंट डेंसिटी अपॉन E ये सिग्मा होता है बच्चों, इक्वल टू गया बच्चों NEBD अपॉन E, और BD अपॉन E बच्चों ये होता है मोबाइलिटी। ये हमारा रिलेशन है। अब आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, आपको क्या है यहाँ पे क्या पूछा है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो देखो VD अपॉन E इक्वल टू होता है बच्चों म्यू। आपको मोबाइलिटी पूछी है तो मोबाइलिटी की वैल्यू आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी बच्चों 75 into 10 की पावर माइनस 4, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है बच्चों 3 into 10 की पावर माइनस 10। इसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखो क्या मिल रहा है, जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 10 की माइनस 10, 10 की माइनस 4, 10 की माइनस 6 बचा, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 6, ये 25 हो जाएगा बच्चों। 25 into 10 की पावर 6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, नीचे 10 की पावर माइनस 6 है, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 6 हो जाएगा बच्चों। 25 into 10 की पावर 6 बच्चों। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन में बच्चों हमें करना पड़ेगा करेक्शन। ये 25 into 10 की पावर 6 है बच्चों।
इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों, ऑप्शन ए। क्योंकि VD हमें दे रखा है 75 into 10 power minus 4 और ये दे रखा है 3 into 10 power minus 10, तो ये हो गया बच्चों 25, ऊपर चला जाएगा 10 power 6, तो 25 into 10 power 6 बनेगा। ओके, taking into account of the significant figures, what is the value of 9.99 meter minus 0.0099 मीटर? बच्चों जब अपन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो डेसिमल के बाद जितनी सिग्निफिकेंट फिगर होती है, जिसमें जितनी कम होती है, वही हमारा आंसर होता है। ओके, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट है। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन in result minimum significant figure after decimal comes in the result। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सॉल्यूशन देख सकते हैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो बच्चों सॉल्यूशन में भी आपके पास डेसिमल में दो ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगी बच्चों। तो देखिए बच्चों 9.99, इससे बच्चों दो जीरो लगा, तो सब्ट्रैक्ट इसको कर रहे हैं बच्चों 0.0099। बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में 9 जाएगा तो बच्चों 1, बच्चों 9 में से 9 जाएगा तो 0, बच्चों 8 में 0 जाएगा तो 8, और बच्चों ये कितना बच गया, ये बच गया 9 बच्चों। ये हो गया बच्चों 9.98। अब बच्चों हमें आंसर लिखना है 2 तक, तो बच्चों हमारे पास डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर देनी है। तो बच्चों एक को अगर हम छोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 से हमें 0 घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा आंसर हो गया 9.98 मीटर। तो बच्चों चारों ऑप्शन जो है बच्चों, उसमें हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। An iron rod of susceptibility 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere upon meter. The permeability of the material of the rod is, take mu 0 equal to 4 pi into 10 power minus 7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। बच्चों यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन में मटेरियल की परमेबिलिटी पूछी है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। रिलेशन ये होता है बच्चों म्यू आर इक्वल लिखते हैं 1 प्लस एक्सएम। एक्सएम होता है बच्चों ससेप्टिबिलिटी, इसको लिखते हैं बच्चों म्यू अपॉन म्यू 0 इक्वल टू गया बच्चों 1 प्लस एक्सएम। तो बच्चों म्यू कितना हो गया, म्यू 0 इनटू 1 प्लस एक्सएम, ये म्यू भी आ जाएगा बच्चों। ओके, अब आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। अब आपके पास सॉल्यूशन देखिए बच्चों। बच्चों म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 पाई into 10 की पावर माइनस 7, 1 प्लस एक्सएम। एक्सएम आपको दे रखा है बच्चों 599, ये हो गया बच्चों 600। तो आप देख सकते हैं बच्चों 4 पाई into 600 into 10 की पावर माइनस 7, जैसे करेंगे बच्चों तो ये तो हो जाएगा 24 पाई into 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों 24 पाई भी अब देखोगे तो 2.4 पाई करोगे तो 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा बच्चों। टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, तो जो चार ऑप्शन है बच्चों उनमें से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10 power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of the sphere?
बच्चों जब भी क्वेश्चन में स्फीयर की नेचर नहीं दे रखी होती है तो याद रखिए स्फीयर को हमेशा क्या मानेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, और इसका कॉन्सेप्ट ये है बच्चों। अगर आपका स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो बच्चों सेंटर से r डिस्टेंस पर, जब आप r ग्रेटर देन r होता है बच्चों, r उसकी रेडियस है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं आप, k q अपॉन r स्क्वायर। लेकिन ये भी याद रखना बच्चों जब r लेस देन r होता है तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन j। ये लिखते हैं बच्चों k q अपॉन r3 इनटू r। आपको तो ये फार्मूला काम में लेना है बच्चों। अब सॉल्यूशन देखिए, आपको पॉइंट देगा बच्चों 15 सेंटीमीटर पे, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर देगी, पॉइंट बाहर है बच्चों। k की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना दे रखा है बच्चों, 3.2 × 10⁻⁷ अपॉन r स्क्वायर बच्चों 15 सेंटीमीटर है तो 15 × 10⁻⁻², इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या मिला बच्चों, 9 × 3.2 × 10⁻², 15 हो जाएगा बच्चों 225 × 10⁻⁻4। अब जो कट रहा है उससे पहले काट लो, 10⁻⁻4 10⁻2 बच्चों को 10⁻6 आ गया। बच्चों इसको 2.25 लिखो तो 10⁻2 आएगा, तो 10⁻2 से 10⁻4 हो जाएगा। इसको मैं 2.25 लिखूं तो इसको 10⁻4 कर दूं। अब ये 27 है बच्चों, ये 2 है तो अप्रोक्सीमेटली 14 × 10⁻4। अब 10⁻4 देख लो बच्चों, यहाँ पे 10⁻4 में एक ही ऑप्शन है तो हम आंसर ठीक करेंगे बच्चों, ऑप्शन डी। आंसर आ गया हमारा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि 2 और 27 तो 13 बार कट रहा है, ठीक है, तो यही आंसर है हमारा। 10⁻4 तो आ गया, तो चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। A series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi/3 between current and voltage. The power factor of the circuit is बच्चों power factor को लिखा जाता है cos phi से। याद रखिए बच्चों LCR सर्किट में जब आप कहेंगे C को हटाते हैं, मतलब सर्किट RL हो जाता है, तो बच्चों फेज डिफरेंस पॉजिटिव होता है। जब सर्किट में से L हटाते हैं, जब सर्किट RC सर्किट बन जाता है तो फेज डिफरेंस नेगेटिव होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग बच्चों जब हम कहें कि cos phi लिखते हैं, tan phi लिखते हैं, तो देखिए ये हम इस डायग्राम को यूज करेंगे। ये VR है बच्चों, ये VL माइनस VC है, और ये बच्चों V है, और ये बच्चों phi है। तो कोई भी क्वेश्चन आया तो बच्चों tan phi जो नहीं होगा उसे हटा देना, VL माइनस VC अपॉन VR। तो बच्चों जो नहीं है उसको आप हटा देना। तो देखो अब आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा। और याद रखना cos phi जिसको पावर फैक्टर बोलते हैं होता है R/Z। अब देखो बच्चों जब आपने सर्किट से A हटाया और C रह गया बच्चों, तो tan pi/3 इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, HC/R। ओके, क्योंकि V I तो कट जाएगा ना बच्चों, ये इसको यूं लिख सकते हो बच्चों HL माइनस HC/R। तो बच्चों यहां से देखो XC कितना आएगा, XC आएगा R/3। एक इक्वेशन होगी बच्चों। दूसरा देखो जब आपने किया कि C हटाया तो भी बच्चों ये pi/3 है, C हटाया तो ये हो गया बच्चों XL/R। अब यहां से भी देखोगे बच्चों तो XL कितना है R/3। अब क्वेश्चन में बच्चों XL इक्वल टू RC है, तो बच्चों यहाँ पे x तो 0 हो गया, तो z क्या होगा बच्चों, z R ही होगा, क्योंकि z क्या होता है बच्चों, z होता है √R² प्लस x²। अब बच्चों z इक्वल टू R है, cos phi क्या है बच्चों, R/Z, तो cos phi 1 हो गया बच्चों, phi क्या हो गया बच्चों 0 डिग्री, पावर फैक्टर हो गया बच्चों 1। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी को हमारा करेक्ट आंसर। देखो, in young double slit experiment, if the separation between coherent sources is halved and the distance of the screen from the coherent source is doubled, then the fringe width becomes। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रिंज विड्थ बताते हैं YDAC एक्सपेरिमेंट में।
देखो बच्चों, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। पहली बात तो फ्रिंज विड्थ क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट सोर्स, ब्राइट फ्रिंज और एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। ये कैपिटल डी है बच्चों, ये हमारी स्प्लिट थी जिसको हमने डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट से बनाया था। ये हमारा स्क्रीन है बच्चों। तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला हम क्या लिखा करते हैं बच्चों? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिखा करते हैं अपन डी लैम्डा अपॉन डी। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। बच्चों हमने क्या है कि कोहेरेंट सोर्स के बीच के सेपरेशन को कितना कर दिया? आधा। और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन वो क्या कर दी बच्चों? डबल। तो बीटा देखो, बीटा डैश डी लैम्डा अपॉन डी। बच्चों क्या कर दिया? सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स आधा कर दिया, डी डैश को तो कर दिया बच्चों d/2। और डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इसको कर दिया बच्चों डबल। तो बच्चों ये तो हो गया 2d लैम्डा अपॉन d/2। ये हो गया बच्चों 4d लैम्डा अपॉन d। आप देख सकते हैं बच्चों फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी बच्चों। तो न्यू फ्रिंज विड्थ बच्चों 4 टाइम्स होगी। तो हमारे पास क्या है कि 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को हम टिक कर देंगे। फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज। बच्चों देखो क्या है कि पहले आपको क्या है कि सर्किट में दिखा रखा है, नोट गेट दिखा रखा है, बाद में आपको क्या है कि नोट गेट दिखा रखा है बच्चों। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले भी आपको क्या है कि क्वेश्चन आ चुका नीट में भी, जब बच्चों नेट गेट को क्या है कि हम यूनिवर्सल गेट बना करते थे। अपन क्या है कि नेट गेट के दोनों इनपुट को मिक्स कर देते थे बच्चों, तो हम अपन नोट गेट बन जाया करता था। तो उस नोट गेट से हम बच्चों और गेट भी बना सकते हैं, हम उससे क्या है कि एंड गेट भी बना सकते हैं, उससे नोट गेट बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। आपको ये मालूम होना चाहिए बस, ऐसा बच्चों नोट गेट है। अगर ये ए है बच्चों तो इसका आउटपुट आएगा ए बार। अब बच्चों ये गेट जो होता है बच्चों, ये हमारे पास बच्चों नोर गेट है। इसका हम आउटपुट लिखते हैं बच्चों ए प्लस बी बार। अब बच्चों कभी भूल, अगर आप डी मार्विन थ्योरम लगाओगे तो बच्चों उसको ए बार डॉट बी बार लिख सकते हैं। अब बच्चों सॉल्यूशन देखिए। देखो आपने क्या अप्लाई करा है बच्चों? यहां से तो आपको मिला ए से मिल गया आपको ए बार, और बच्चों बी से आपको मिल गया बी बार। अब यहां अप्लाई कर रहे हो आप, यहाँ क्या मिल गया बच्चों? ए बार प्लस बी बार तो बार। बच्चों डी माइनस हम बोलते हैं प्लस हटा, अगर प्लस हटाओगे तो डॉट आ जाएगा बच्चों। ए बार बार डॉट बी बार बार, मतलब क्या मिल गया? ए डॉट बी। मतलब बच्चों आपको एंड गेट का आउटपुट मिलेगा। अब आप देख सकते हो एंड गेट में क्या होगा बच्चों, अगर ए 0 है 0 तो 0 आएगा, 0 1 बच्चों 0 1 करोगे बच्चों तो 0 आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पे देखो 0 0 1 0 0 0 0 1 0। एंड गेट में तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? ए और बी। अगर ये 0 0 तो 1 मिलेगा, 0 0 तो 0 मिला, 0 1 तो 0 मिला, 1 0 तो 1 मिला। यहाँ पे देखो 0 0 तो 1 मिला, 0 0 0 मिला, 0 1 0 मिला, 1 0 0 मिला, 1 1 1 मिला। दिख गया बच्चों? ये एंड गेट का आउटपुट है। ओके, एंड गेट के आउटपुट में इसका आउटपुट 1 मिलेगा जब इसके दोनों इनपुट 1 होंगे। तो चार ऑप्शन जो है ना बच्चों, उन चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे आप ध्यान रखना। The color code of a resistance is given below. The values of resistance and the tolerance respectively are. बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपको क्या है फॉर्मूला याद रखना होता है। वैसे इस साल ये सिलेबस में नहीं है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, had a very good wife, with gold and silver.
बच्चों जब भी आपको क्या है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बच्चों शुरू की क्या है कि जो दो बैंड होते हैं वो तो क्या है कि शुरू की दो सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं बच्चों, और थर्ड बैंड डेसिमल मल्टीप्लाई बताता है। और बच्चों जो गोल्ड होता है फोर्थ बैंड में तो उसका टोलरेंस बच्चों 5% होता है बच्चों, सिल्वर होता है तो 10% होता है बच्चों, और अगर कुछ नहीं होता तो बच्चों 20% होता है। तो येलो कलर का नंबर देखोगे बच्चों तो आपको 4 मिलेगा बच्चों, वायलेट का क्या है कि बच्चों 7 मिलेगा। तो सॉल्यूशन देखिए, और बच्चों जो ब्राउन बैंड है उसका क्या है कि डेसिमल मल्टीप्लाई होता है बच्चों 1, और टोलरेंस आ गई बच्चों गोल्ड के लिए 5%। तो ये हो गया बच्चों 470 प्लस माइनस 5%। तो बच्चों हमारे पास चार ऑप्शन जो इधर है इसमें करेक्ट आंसर कर देंगे अपन ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या है कि ये येलो दिखा रखा था ना बच्चों, इसका नंबर 4 है, देखो 0 1 2 3 4। और बच्चों वायलेट, वायलेट का नंबर आपको 7 है बच्चों, ओके ये वायलेट है बच्चों 7 नंबर है, ओके। और ब्राउन जो था बच्चों इसका डेसिमल मल्टीप्लाई 1 होता है बच्चों, ओके। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। और गोल्ड जो है बच्चों इसकी टोलरेंस 5% होती है। The capacitance of a parallel capacitor with air is medium is 6 microfarad. With the introduction of a dielectric medium, the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of the medium is, बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप क्या है कि नीट के पेपर्स को अगर आप देखोगे तो क्या है कि आपको क्या है पिछले 5 साल में ये क्या है कि आपको 3 बार रिपीट हो गया है बच्चों। ये क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब इसी टाइप का बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखेंगे तो बच्चों एयर के अंदर कैपेसिटेंस देखते हैं F0 A। अगर मीडियम भर देंगे बच्चों जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो बच्चों, तो मीडियम की प्रेजेंस में बच्चों यहाँ पे क्या है कि हमारा हो जाएगा K F0 A। अब बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। देखो आपको क्या दे रखा है, पहले क्या है कि बच्चों कैपेसिटी कितना 6, बाद में कितना हो गया 30। इसका मतलब क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया बच्चों 30/6। ये तो हो गया बच्चों 5। अब परमिटिविटी पूछी बच्चों मीडियम की, मीडियम की परमिटिविटी को हम लिखेंगे बच्चों एप्सिलॉन 0 इनटू के सी। ये बच्चों हमारा थर्ड वाला पॉइंट है। दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ओके ऑफ द मीडियम, ये वैक्यूम की बच्चों, और ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी है बच्चों 8.85 इनटू 10⁻²। और के की वैल्यू कितनी बच्चों 5। इसे करोगे ना अगर आप तो 5 इंटू 5 करा बच्चों तो 25 आ गया, 2 आ गया, 5 इंटू 40 और 2 42 हो गया बच्चों 4, 5 इंटू 40 और 2 42 हो गया इंटू 10⁻²। तो 42 इंटू 10 25 इंटू 10⁻²। अब देखोगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन 0.42 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं, 0.42 इंटू 10⁻10 लिख सकते हैं। तो 0.44 लिख दो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन जो है बच्चों उसमें से क्या है कि हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे, अप्रोक्सीमेट लिख देंगे 0.44 इंटू 10⁻10। यूनिट तो जो आनी है वही आनी बच्चों कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर पावर -2। तो चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों उसमें से करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। तो हम टिक करेंगे ऑप्शन बी को हमारा करेक्ट आंसर। A ball is thrown vertically downward with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is g equal to दे रखा 10 meter per second square। बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में आप क्या की मोशन की तीन इक्वेशन होती है v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2s। उनसे तो सोल्व कर ही सकते हैं बच्चों, बस यहाँ पे v square equal to u square plus 2s को लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में अगर आप क्या है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम इंटरवल इक्वल लगा सकते हैं बच्चों एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। कैसे इधर देखिए देखो बच्चों आपको क्या दे रखा है बॉल को डाउनवर्ड थ्रो कर रहा है, इससे थ्रो कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। और बच्चों नीचे किस वेलोसिटी जा रही है, नीचे आ रही है 18 मीटर पर सेकंड से। और आपको पूछा हाइट ऑफ द टावर। तो देखो बच्चों
कुछ टाइम बाद। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। अब ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो भी कहे कि पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरेगा उसकी वेलोसिटी हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से गिरी बॉल और 80 मीटर पर सेकंड से पहुंची है, इसका मतलब 60 मीटर पर सेकंड बढ़ी है ना बच्चों, तो 6 सेकंड हो गया ऊपर डायरेक्ट। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। वरना तो आप क्या है कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर उससे भी कर सकते हैं। तो v स्क्वायर मतलब ये सॉल्यूशन की कांसेप्ट है। आप इसमें क्या लगा सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh भी लगा सकते हैं, और v इक्वल टू u प्लस gt भी लगा सकते हैं। ओके, g की वैल्यू पता है आपको। या फिर आप तीसरा कांसेप्ट क्या लगा सकते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। नीट का काम है बच्चों, आपको क्या कि जितना फास्ट करोगे उतना आपको फटाफट बन जाएगा, क्योंकि टाइम बचेगा तो दूसरे क्वेश्चन ज्यादा सोल्व कर पाओगे। तो देखो बच्चों, सेकंड इक्वेशन लगा रहे हो तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g इनटू h। अब बच्चों बचा 80 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। अब यहां भी शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़ेगी बच्चों। कैसे? क्योंकि इतने बड़े का स्क्वायर करना आपसे मुश्किल काम, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख दो, a प्लस b इनटू a माइनस b, तो 80 प्लस 20 इनटू 80 माइनस 20 डिवाइड बाय 20, ये आ गया बच्चों h। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो देखो कितना आ गया, 80 प्लस 20 हो गया 100 और 80 माइनस 20 हो गया 60 अपॉन 20। अब जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों, 20 से 3 बार कट गया बच्चों, तो आपका हाइट आ गया कितना, 300 मीटर। अगर आप बच्चों शॉर्ट ट्रिक पे जाते तो देखो क्या कर सकते थे। आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड से 80 मीटर पर सेकंड पे आई है, मतलब 60 मीटर पर सेकंड गेन कर रहा है, तो 6 सेकंड लगा होगा। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, उधर 20 थी नीचे 80 थी, 20 प्लस 80 डिवाइड बाय 2 करोगे इनटू टाइम इंटरवल कितना बच्चों 6 सेकंड। तो 20 और 80 कितना हो गया 100, 100 अपॉन 2 कितना हो गया बच्चों 50 इनटू 6, ये 300 मीटर। आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता, करने की जरूरत नहीं, मतलब मुंह से निकल जाता। तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, काइनेमेटिक्स का क्या है कि एक क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली क्या है कि हर साल रिपीट होता आ रहा है, और वो भी इसी टाइप का, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। A body weighs 72 Newton on the surface of the Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of the Earth? बच्चों ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या है कि नीट 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन सर इसका जरूर फंसना चाहिए, क्योंकि ये इसका ट्रेंड बोल रहा है। अब देखो बच्चों, आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं पहले। बच्चों अर्थ की सरफेस पे बात करेंगे, ये अर्थ की सरफेस है। यहाँ पे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखते हैं g, यानी अर्थ का मास है, और अर्थ की, ये अर्थ का सेंटर है बच्चों, ये अर्थ की रेडियस है। अर्थ की सरफेस से अगर बच्चों h हाइट ऊपर बात करते हैं, अर्थ के सेंटर से बात करते हैं बच्चों r प्लस h। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिखेंगे बच्चों g डैश, तो g अपॉन 1 प्लस h अपॉन r का ये बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है। वेट कितना हो जाएगा mg, यही हम बच्चों लगाएंगे। पहले कितना वेट कर रहा है बच्चों 72 न्यूटन। अब बच्चों क्या है उतनी हाइट पे कितना रहेगा, पहले जी डैश निकाल लो। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर अर्थ की रेडियस की आधी हाइट पर जी डैश कितना होगा बच्चों, जी अपॉन 1 प्लस h। फॉर्मूला यही है हमारा 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखेंगे तो g अपॉन 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2 ये हो गया बच्चों 4 अपॉन 9 इनटू g। तो बच्चों वेट कितना होता है, mg तो होता है वेट का। तो बच्चों पहले कितना था mg, mg कितना था बच्चों आपके पास, mg पहले था 72। अब बच्चों mg डैश कितना हो जाएगा, mg डैश की वैल्यू कितनी 4/9 है, तो पहले का बच्चों 4/9 टाइम्स हो जाएगा, जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों, 9 से 8 बार कट जाएगा, तो ये हो गया 32। तो जो चार ऑप्शन है बच्चों, चार ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर दीजिए करेक्ट आंसर में। Two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of a rigid rod of length 1 meter with negligible mass. The center mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of.
बच्चों क्या है कि सेंटर मास के बारे में आपको कुछ बात मालूम होनी चाहिए। सेंटर मास सिस्टम के अंदर वो पॉइंट होता है जहां पे क्या है कि होल कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम कैन बी इमेजिन्ड। फिजिकल सेंस में जरूरी वहां पे कुछ मास प्रेजेंट हो। दूसरी बात बच्चों, सेंटर मास हमेशा क्या है कि हेवियर पोर्शन के क्लोज होता है। ओके। तीसरी बात बच्चों, अगर कोई बॉडी है बच्चों कंटीन्यूअस मास बॉडी, अगर सेंटर मास पे कुछ फोर्स लगाओगे तो याद रखना उस पॉइंट के अबाउट बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, रोटेशनल मोशन नहीं करेगी। क्वेश्चन आपको रोटेशनल मोशन में भी इस टाइप के आ सकता है। ओके, तो कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों। अब टू पार्टिकल सिस्टम बच्चों M1 M2, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेंटर मास में से कई बार आया ऐसा। अगर ये बच्चों सेंटर मास है, इसकी डिस्टेंस अगर यहां से x1 है, m1 से यहां से x2 बच्चों, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो m1 x1 m2 x2, और x2 को क्या लिख सकते हो बच्चों m x1। अब आप चाहो तो क्या है कि डायरेक्ट इसको ऐसे करने की जगह ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। x1 कितना आएगा बच्चों m2l अपॉन m1 प्लस m2, और x2 कितना आएगा बच्चों, अगर x2 निकालने की जरूरत पड़ेगी, जिसकी पोजीशन निकालता है ना माप दूसरा वाला आता है, ध्यान रखना m1l अपॉन m1 प्लस m2। और अगर मास सेम होते तो सेंटर मास बच्चों सेंटर सिमेट्रिक होता, तो आपको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ये बच्चों 5 केजी है, रोड तो मास में से, दूसरा है बच्चों 10 केजी, लेंथ रखी बच्चों 1 मीटर। आपको सेंटर मास की पोजीशन पूछी बच्चों 5 केजी से, तो बच्चों 5 केजी से मान लो ये सेंटर मास है बच्चों, यहां से x1 डिस्टेंस पर, x1 कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं m2l अपॉन m1 प्लस m2, तो कितना हो जाएगा बच्चों 10 अपॉन 15, ये हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन 3 मीटर, जो कितना हो जाएगा बच्चों 67 सेंटीमीटर। तो जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, उसमें से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। और वैसे भी अगर आप ट्रिक देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों मास डिफरेंट है, तो सिमेट्री पे तो आएगा नहीं। ओके, सिमेट्री रेशियो कितना होगा बच्चों, मास का रेशियो 1:2, तो डिस्टेंस का रेशियो आएगा 2:1 में। 2:1 का मतलब टोटल कितना हो गया, 3 पार्ट हो गए, तो 2 थर्ड आएगा, तो 2 थर्ड बिना करे डायरेक्ट लिख सकते हो 67 सेंटीमीटर। The increase in the width of depletion region in a PN junction diode is due to, बच्चों PN जंक्शन डायोड में हम दो टाइप के, PN जंक्शन डायोड तो इंसुलेटर होता है बच्चों। अब PN जंक्शन डायोड में बच्चों दो टाइप की बाइसिंग की जाती है, एक होती है बच्चों फॉरवर्ड बाइसिंग, जिसमें क्रिस्टल के पी पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ते हैं, क्रिस्टल के एन पार्ट को बच्चों बैटरी के नेगेटिव में जोड़ते हैं। जब PN जंक्शन को फॉरवर्ड बाइसिंग देते हैं बच्चों, मेजॉरिटी चार्ज के लिए जाते हैं टुवर्ड जंक्शन, तो यहाँ पे क्या है कि डिप्लेशन रेट थिकनेस डिक्रीज होती है बच्चों, जंक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। डिप्लेशन रेट में होता क्या बच्चों, केवल इमोबाइल आयंस होते हैं बच्चों, केवल इमोबाइल आयंस होते हैं, कोई भी वहां पे क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज के लिए नहीं होता है। अब बच्चों बात करेंगे क्या है कि पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग देने की। रिवर्स बाइसिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रिस्टल के पी पार्ट को बैटरी के नेगेटिव में जोड़ेंगे, क्रिस्टल के एन पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव टर्म में जोड़ेंगे। रिवर्स बाइसिंग रिवर्स में मेजॉरिटी चार्ज के लिए अवे फ्रॉम जंक्शन जाते हैं बच्चों, तो उस समय डिप्लेशन थिकनेस बढ़ती है बच्चों, जंक्शन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो ये बच्चों देखिए ये हमारा कांसेप्ट है। ये बच्चों हमारा पीएन जंक्शन है, यहाँ मेजॉरिटी चार्ज के बोल रहे हैं बच्चों, यहाँ इमोबाइल नेगेटिव आयन होते हैं, यहाँ इमोबाइल पॉजिटिव आयन होते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे बच्चों बेरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है, याद रखना एन से पी की तरफ होती है। ये तो बच्चों पीएन जंक्शन था, और ये डिप्लेशन है जिसमें सिर्फ क्या होते हैं इमोबाइल आयंस होते हैं, जिसमें कोई मेजॉरिटी चार्ज के लिए नहीं होता है। बात करेंगे बच्चों क्या है कि फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग बच्चों क्रिस्टल के पी पार्ट को बैटरी के पॉजिटिव में जोड़ते हैं, एन पार्ट को नेगेटिव जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे बेरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है और बच्चों ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों कम हो जाती है और डिप्लेशन थिकनेस भी कम हो जाती है। अगर बात करेंगे बच्चों रिवर्स बाइसिंग की, तो बच्चों जो यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज के किधर जा रहे थे टुवर्ड्स जंक्शन, पी पार्ट को नेगेटिव जोड़ा, एन पार्ट को बच्चों पॉजिटिव जोड़ा। यहाँ पे क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज के किधर जा रहा है बच्चों, होल किधर जा रहा है अवे फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है अवे फ्रॉम, तो डिप्लेशन थिकनेस यहाँ पे बच्चों बढ़ जाती है। बेरियर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ये और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक जंक्शन पे बेरियर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाता है बच्चों।
अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। बच्चों डिप्लीशन लेयर आपकी जाएगी बढ़ रही है, इसका मतलब हमने इसको रिवर्स बायसिंग की है, तभी ऐसा होगा। और रिवर्स बायसिंग इन्फ्लुएंस से बच्चों ये डायोड क्या है कि फेल भी हो जाता है बच्चों, अगर आप कहेंगे वोल्टेज बढ़ा हो, ये यहाँ फेल हो जाता है, जिसको अपन जीनर ब्रेकडाउन बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा आंसर होगा बच्चों रिवर्स बायस ओनली। तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए। Light of frequency 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and intensity is doubled? अब देखो बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। हमारा क्या है कि यहाँ पर जब आइंस्टाइन की इक्वेशन लगाते हैं तो आइंस्टाइन की इक्वेशन में फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन कब कब होता है बच्चों, जब इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो या उसके इक्वल हो, या बच्चों एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन वर्क फंक्शन के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तब तो बच्चों हमारा क्या है कि फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन होता है। ये हमारी कॉन्सेप्ट थी बच्चों। देखो बच्चों ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने की। दिस इज द कंडीशन फॉर हैपनिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब बच्चों क्वेश्चन में आपको और भी बातें पूछी जा सकती है। और बातें क्या है बच्चों, ये आइंस्टाइन की इक्वेशन है जो भी आपको ध्यान रखनी है। ये फोटो एक बात याद रखनी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। ये एनर्जी इंसिडेंट फोटो की वर्क फंक्शन है एंड दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, E = 5। या मैक्सिमम क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि आइंस्टाइन ने कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की बच्चों, लिस्ट एनर्जी से बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात की। अब बच्चों सॉल्यूशन देखिए। अगर बच्चों ऐसा होता, मान लो क्या है कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट होती, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी 1.5 टाइम्स है, तो बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो रहा है, लेकिन अब फ्रीक्वेंसी आधी कर दी बच्चों। तो बच्चों ये तो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी, तो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन ही नहीं होगा, तो करंट का सवाल ही नहीं उठता। करंट तो कब फ्लो होती बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों तभी तो करंट फ्लो होगी, तो करंट जीरो आएगी बच्चों। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। Assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is. बच्चों जब आपको क्या है कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन लिमिट के बारे में पूछ जाती है, ये होता है बच्चों मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब क्या है कि माइक्रोस्कोप से जब इमेज फॉर्मेशन आया है तो वो क्या है कि इमेज में हमको नजर आ जाए, उसको बोलते हैं बच्चों रिजोल्विंग लिमिट। तो ये बच्चों आपका कॉन्सेप्ट है। आपको पूछी जा रही बच्चों टेलीस्कोप के केस में, तो टेलीस्कोप के केस में बच्चों रिजोल्विंग लिमिट हम लिखते हैं बच्चों 1.22 लैम्डा अपॉन ऑब्जेक्टिव डायमीटर। ये तो बात है बच्चों टेलीस्कोप के केस में। अगर बच्चों बात हो जाती माइक्रोस्कोप के केस में, तो बच्चों इसको लिख देना न्यूमेरिकल एपर्चर। ये बच्चों बात करते हैं अपन माइक्रोस्कोप के केस में। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हमें निकालना है बच्चों रिजोल्विंग लिमिट टेलीस्कोप के केस में, तो बच्चों 1.22 लैम्डा लिख दिया बच्चों, 600 नैनोमीटर को लिख दिया 10⁻⁹ और लैम्डा बच्चों आपको क्या है कि ऑब्जेक्टिव का डायमीटर देगा, जो कट रहा है उसे काट लो बच्चों, 2 से बच्चों 300 बार कट गया। ये हो गया बच्चों 1.22 into 3 into 10⁻⁷ आ गया बच्चों। अब इससे काटेंगे 122 into 3 तो 666 होगा बच्चों, 6.66
6 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। बच्चों तो हम क्या कि इसी को टिक कर देंगे, हमारे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी को हम टिक कर देंगे, आंसर सी को हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। A resistance wire connected in the left gap of a meter which balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is। बच्चों metal bridge and post office box दो इंस्ट्रूमेंट है जो बच्चों किस पे बेस्ड होते हैं, बैलेंस वेटेशन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, जो P upon Q equal to R upon S होता है। ये क्वेश्चन और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है बच्चों लेंथ। ये आपका कांसेप्ट है बच्चों। कब होता है बच्चों? R इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। जब रो सेम है, A सेम है तो R प्रोपोर्शनल A लिखते हैं बच्चों। ये मेटल ब्रिज का कांसेप्ट है बच्चों। यहाँ पे ये हमारे पास L शेप की ऐसी दो स्ट्रिप होती है बच्चों। ये ऐसा है बच्चों, ये 3:2 में डिवाइडेड है। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? देखो 10 ओम रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों, आप क्या लिखोगे बच्चों? R अपॉन S इक्वल लिखोगे बच्चों 3/2, क्योंकि यही हमारा कांसेप्ट होता है बच्चों। P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों? R अपॉन S होता है। ये चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों। और याद रखना दूसरा फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? R प्रोपोर्शनल L होगा बच्चों। कब? जब बच्चों रो एंड A कांस्टेंट होगा। अब बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। आपको क्या देगा बच्चों? राइट गैप पे 10 ओम है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे? R अपॉन 10 इक्वल टू आ गया बच्चों 3:2। तो R कितना आ गया बच्चों? R आ गया 30/2। ये आ गया बच्चों 15 ओम। अब बच्चों R प्रोपोर्शनल L है बच्चों, तो 15 ओम कितने वायर का रेजिस्टेंस है बच्चों? 1.5 मीटर का। इसका मतलब क्या है कि बच्चों यहाँ पे ये वायर कितना हो गया बच्चों? 1 मीटर का रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 मीटर का रेजिस्टेंस है बच्चों कितना? 10 ओम। सॉरी 1.5 मीटर ना बच्चों, इसको डिवाइड कर दो, रेजिस्टेंस पर नहीं कर देगा। 1.5 मीटर का 15 ओम है तो 1 मीटर का 10 ओम हो गया बच्चों। तो आपको 1 ओम रेजिस्टेंस पूछा बच्चों, तो 1 ओम कितने का हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा बच्चों 0.1 मीटर का। डायरेक्टली बच्चों तो 0.1 मीटर, तो चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ऑप्शन ए को हम करेक्ट ऑप्शन टिक करते हैं। समझ गए होंगे बात? इसको यूं भी कर सकते हो आप। देखो R प्रोपोर्शनल ए ले बच्चों, तो बच्चों 15 ओम किसके प्रोपोर्शनल है? 1.5 मीटर की। तो बच्चों 1 ओम किसके प्रोपोर्शनल होगा? लेंथ आ जाएगी बच्चों, तो 15/1.5 इक्वल टू आ जाएगा बच्चों L/1। उल्टा लिख दिया, डिवाइड कर दो बच्चों इसको यहां से। देखो R प्रोपोर्शनल L है बच्चों, 1.5 मीटर का गया कि रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 15 ओम। 15 प्रोपोर्शनल है बच्चों 1.5। तो बच्चों एक किसके प्रोपोर्शनल होगा? 15/1 इक्वल टू क्या कर दिया? 1.5/L। 1.5 से बच्चों 10 बार कट गया, तो L आ जाएगा बच्चों 1/10 मीटर। ओके, तो आगे 0.1, ये आपका आंसर हो गया। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन ए। ऐसे भी कर सकते हैं। A 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is। बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दे रखा है, 200 वोल्ट की क्या की सप्लाई से कनेक्टेड है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। आरएमएस वैल्यू पूछी बच्चों, तो देखो आरएमएस वैल्यू क्या निकालोगे? क्वेश्चन सोल्व करने का आपका कंसेप्ट इस तरीके से रहेगा बच्चों। आरएमएस वैल्यू लिखोगे आप वी आरएमएस अपॉन एक्सी, और एक्सी को क्या लिखोगे बच्चों? एक्सी को लिखोगे 1/ओमेगा सी।
अब आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो बच्चों। कैसे सोल्व करोगे बोलो? ये सॉल्यूशन देखिए बच्चों, वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 200 वोल्ट। और एक्सी कितना हो जाएगा बच्चों? एक्सी हो जाएगा 1/ओमेगा सी, तो 2 पाई। एफ दे रखा आपको 50 हर्ट्ज, सी दे रखा आपको 40 इंटू 10⁻⁻6। तो बच्चों आई आर एम एस लिखोगे आप, वी आर एम एस 200 वी आर एम एस अपॉन एक्सी। तो ये एक्सी वाली टर्म बच्चों सारी की सारी ऊपर आ जाएगी, 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻6। अब इसे सोल्व करोगे बच्चों तो क्या मिल रहा है देखो। ये तो कितना हो गया बच्चों आपके पास, 200 इंटू 10⁻⁶। नीचे कितना बचेगा बच्चों? पहले आप एक्सी सोल्व कर लीजिए, 2 पाई एफ सी। ऐसे गड़बड़ हो जाएगा आपका। देखो आपको एक्सी कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है 10⁻⁶। डिवाइड बाई कितना हो गया बच्चों, 5 इंटू 4 20 हो गया, 20 इंटू 2 5 इंटू 4 करेंगे, 20 इंटू 2 40 हो गया बच्चों। 40 का मतलब 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 4 40, 40 के आगे क्या आ गया बच्चों, 2 जीरो आ गया और पाई और आ गया। अब बच्चों ऊपर बच गया 1000 अपॉन 4 पाई, ये आपके पास आ रहा है बच्चों। अब आई आर एम एस आएगा बच्चों आपके पास, वी आर एम एस था 200 अपॉन एक्सी आ गया बच्चों 10⁻³ इंटू 4 पाई। जो कट रहा है उसे काट लीजिए बच्चों। क्या क्या कट गया? ये 10⁻³ 1000 है ना बच्चों, नीचे 5 बचेगा, 4 पाई अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 से तो कट जाएगा 0.8 टाइम इंटू पाई, तो 0.8 इंटू 3.14 करोगे तो 8 24, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे, ये बच्चों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पूछा बच्चों डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस क्या होगी बच्चों, कॉन्सेप्ट देखिए आप। बच्चों स्ट्रेस को क्या लिखा जाता है? स्ट्रेस को लिखा जाता है फोर्स अपॉन एरिया। और बच्चों फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें मालूम है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मालूम है। लिख लीजिए बच्चों क्या आंसर आएगा।
तो बच्चों स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं, स्ट्रेस हो जाएगी बच्चों फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है ml t minus 2, एरिया कितना हो गया l स्क्वायर, ये बन जाएगा ml minus 1 t minus 2। तो बच्चों जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बनेगा सी। तो करेक्ट आंसर लिखेंगे अपन ऑप्शन सी को, हम करेक्ट आंसर लिखेंगे। ब्रूस्टर एंगल IB फॉर एन इंटरफेस शुड बी, बच्चों ब्रूस्टर एंगल एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पोलराइजेशन का क्वेश्चन है बच्चों। ये अगर हम आपको ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये आपका कांसेप्ट है बच्चों। ब्रूस्टर एंगल ये यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है, ये बच्चों ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ब्रूस्टर एंगल एक पर्टिकुलर वो एंगल है बच्चों, ये लाइट रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टेड लाइट तो क्या होती है बच्चों, परफेक्ट पोलराइज होती है, और रिफ्लेक्टेड क्या होती है बच्चों, पार्शियल पोलराइज होती है। और रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री होती है बच्चों, ये भी बच्चों आईपी होगा। तो ये कितना एंगल हो जाएगा बच्चों, ये आर हो जाएगा 90 माइनस आईपी, तो 1 इनटू sin आईपी इक्वल टू आएगा बच्चों म्यू इनटू sin 90 माइनस आईपी। सोल्व करेंगे ना बच्चों तो 10 आईबी इक्वल टू आएगा म्यू, और बच्चों म्यू की वैल्यू हमेशा क्या है कि 1 से बड़ी होती है। अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं अपन। सोल्व करने में क्या मिलेगा बच्चों, अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, म्यू की वैल्यू बच्चों 1 से बड़ी होती है, इनफिनिटी से छोटी होती है, तो बच्चों ये ब्रूस्टर एंगल जो है 45 डिग्री से बड़ा होगा, और बच्चों 9 डिग्री से छोटा होगा। तो जो चार ऑप्शन जो देखे हैं, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हम बच्चों टिक कर देंगे ऑप्शन बी को हमारा करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 where mass M is suspended from its free end. The expression for young modulus, बच्चों जब young modulus डिफाइन करते हैं किसी solid wire के लिए, तो बच्चों डेल्टा L क्या लिखते हैं, डेल्टा L को लिखा जाता है बच्चों FL अपॉन A1। डेल्टा L को लिखा जाता है FL अपॉन A1, ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखनी है, क्या क्या याद रखना है देखिए। पहली बात, अगर बच्चों वायर की लेंथ पहले L थी, लोड सस्पेंड करने पे इसकी लेंथ L1 होगी, तो बच्चों डेल्टा L लिखा जाता है FL अपॉन A1। ओके, तो डेल्टा L तो क्या हो गया बच्चों L1। देखो कुछ बातें आपको और याद रखनी जो आपको बताया था इस चैप्टर में काम आएगी। 9 अपॉन y इक्वल टू 3 अपॉन ईटा प्लस 1 अपॉन a। बच्चों ये यहाँ पे शियर मॉडुलस वेलोसिटी, यंग मॉडुलस वेलोसिटी, और ये बल्क मॉडुलस वेलोसिटी। तीसरा रिलेशन बच्चों y इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस k। ये बच्चों y के सिग्मा में रिलेशन है, तो ये आप ध्यान रखना। सिग्मा पोजीशन रेशियो होता है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे और पूछा जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट, ये बच्चों के बल्क मॉडुलस नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू था बच्चों y into r0, r0 इंटरमोलिकुलर सेपरेशन है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। तो डेल्टा L तो क्या होगा इक्वल टू f L अपॉन ay। अब
अब बच्चों आपको क्या पूछा है यहाँ पर, यंग मॉडुलस क्या होगा, ये लो यंग मॉडुलस mg into l अपॉन a into l1 minus a। तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। A short electric dipole has a dipole moment of 16 into 10 power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on the line making an angle 60 degree with the dipole axis। बच्चों पहले आप क्या है कि स्मॉल डाइपोल जो है उससे रिलेटेड क्या है कि बातें देख लीजिए कि डाइपोल में आपको क्या है कि क्या-क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। ये बच्चों डाइपोल के पॉइंट है। अगर स्मॉल डाइपोल है बच्चों जिसका डाइपोल मोमेंट p है, पहली बात तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी एक चार्ज इनटू चार्ज के बीच का स्मॉल सेपरेशन। दूसरी बात बच्चों अगर एक्सियल पॉइंट पे बात करेंगे बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होता है स्मॉल डाइपोल का 2kp/r और बच्चों पोटेंशियल कितना होता है kp/r²। अगर बात करेंगे बच्चों कहां पर इक्वेटोरियल पॉइंट पर तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आता है kp/r3। डायरेक्शन होती है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड मूवमेंट, पोटेंशियल होता है बच्चों 0। बात करेंगे बच्चों डाइपोल की वजह से किसी एंगुलर पोजीशन पे तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाता है kp/r3 √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा और बच्चों पोटेंशियल क्या लिख दिया जाता है kp cos θ/r²। अब हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं बच्चों। आपको पोटेंशियल पूछा k की वैल्यू कितनी बच्चों 9 × 10⁻⁹ और p कितना देगा बच्चों आपको 16 × 10⁻⁹। cos थीटा देगा आपको 60 डिग्री, cos 60 हो जाएगा बच्चों 1/2 और r 0.6 का स्क्वायर है बच्चों तो 0.6 × 0.6। अब बच्चों क्वेश्चन में कट रहा है उसे काट दीजिए। देखो ये 2 से क्या है कि 8 बार कट जाएगा 9 × 8 ये हो जाएगा बच्चों ये तो कट गया ये हो जाएगा 36 × 10⁻⁻²। अब बच्चों 9 से क्या है कि ये 4 बार कट जाएगा 4 से बच्चों 2 बार कट जाएगा तो 2 × 10⁻², 200 आ जाएगा बच्चों। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 वोल्ट। तो बच्चों जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। कुछ जगह बची बच्चों पोटेंशियल के फॉर्मूले और भी होते हैं एंगुलर पोजीशन पे kp डॉट r k अपॉन r², इसको यूं भी लिखा जाता है बच्चों k p डॉट r वेक्टर अपॉन r3। पूछा जाए तो ध्यान रखना है। डाइपोल पे एक बात और इंपॉर्टेंट है बच्चों एंगुलर पोजीशन। ये बच्चों हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था। ये बच्चों रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये थीटा था बच्चों, ये भी थीटा बच्चों, ये भी फाई। ये याद रखना बच्चों tan फाई इक्वल टू होता है हाफ tan थीटा। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। tan फाई क्या बच्चों रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों जो एंगल बना रही है यहां से किससे फाई तो क्या है कि रेडियल डायरेक्शन से बना एंगल है, फाई पर थीटा क्या बच्चों टोटल एंगल है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से बन रहा है। कभी-कभी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। In a guitar, two strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decreased, the beat frequency increases to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be. बच्चों जब अपन बीट फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्लस माइनस n होती है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर बच्चों हमारे पास फॉर एग्जांपल दो ट्यूनिंग फोर्स है, एक की फ्रीक्वेंसी n1 है बच्चों, दूसरी की फ्रीक्वेंसी n2 है। इनको क्या है कि साउंड करते हैं बच्चों, नंबर ऑफ बीट्स मान लो बच्चों डेल्टा n आ रहे हैं तो n2 आएगा बच्चों n1 प्लस माइनस डेल्टा n। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी बच्चों n इक्वल टू होता है बच्चों p/12 स्ट्रिंग्स की केस में अंडर रूट t/μ। म्यू यहां पे होता है बच्चों मास फ्रंट, p होता है टेंशन, p होता है बच्चों
नंबर ऑफ सेगमेंट और बच्चों एल लेंथ होता है, तो एन प्रोपोर्शनल क्या होता है अंडर रूट टी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए, आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ए और बी बच्चों दो हमारे पास गिटार की स्ट्रिंग्स है बच्चों, आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट फ्रीक्वेंसी बना रही 6 हर्ट्ज। और बच्चों बीच में क्या है कि जब टेंशन को थोड़ा कम करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों 7 हर्ट्ज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक ही फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों 530 बच्चों, एक ही फ्रीक्वेंसी थी 530 हर्ट्ज। नंबर ऑफ बीट्स आपको दे रखे हैं बच्चों, आपको दे रखे हैं बच्चों 6 पर सेकंड, जिसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो बच्चों बी की पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या होगी 530 प्लस माइनस 6, जो कितनी होगी बच्चों ज्ञात होगी 536, ये होगी बच्चों 524। अब हमें ढूंढना है बच्चों कि कौन सी होगी। हमें क्या कंसेप्ट पता है बच्चों, n प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी। जब b पे टेंशन कम करें बच्चों, तो टेंशन कम करेंगे तो बच्चों b की फ्रीक्वेंसी भी कम होनी चाहिए। अगर देखो बच्चों, अगर 536 होती है फ्रीक्वेंसी कम होती है, 536 से 535 हो जाती, तो बच्चों नंबर ऑफ बिट्स 5 होते ना बच्चों, लेकिन आपको तो नंबर ऑफ बिट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि 7 हो गए। अगर ये 524 होती, अगर बच्चों की है 524 होती, किसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों b की, तो 524 से अगर कम हो गई 523 हो गई होती, तो बच्चों 7 आया था ना। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब बच्चों b की पहले फ्रीक्वेंसी कितनी रही होगी 524 रही होगी। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो हमारे पास चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए। An electron is accelerated from rest through a potential difference of v volt if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 power minus 2 nanometer, the potential difference is। बच्चों यहाँ पे क्या है कि de Broglie wavelength के सारे फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि क्या है कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बदल गया है तो आप सोल्व कर सकें। देखो बच्चों, लैम्डा को लिखते हैं h/3, p मोमेंटम है, इसको लिखते हैं बच्चों h/mv। mv यहाँ पे मास है बच्चों, v वेलोसिटी। इको लिखते हैं बच्चों h/√2m k काइनेटिक एनर्जी है। इको लिखते हैं बच्चों h/√2m q यहाँ पे चार्ज है बच्चों, v यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। अब बच्चों बात करेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। जो इलेक्ट्रॉन का होगा बच्चों वही पोस्टॉन का भी होगा, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का रेस्ट मास सेम होता है, चार्ज भी सेम होता है। इसका सॉल्यूशन होता है बच्चों 12.27 √3, ये एंगस्ट्रॉम होता है बच्चों। नैनोमीटर में चेंज करोगे तो 1.227 लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये नैनोमीटर में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। अगर बच्चों बात करोगे किसके, प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन में यही फॉर्मूला होता है 0.286/√3 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करोगे बच्चों किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए, ये होता है 0.101/√3 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करोगे ड्यूटेरियम के लिए, तो बच्चों फॉर्मूला होता है 0.202/√3 एंगस्ट्रॉम। बात करोगे न्यूट्रॉन्स के लिए, तो बच्चों फॉर्मूला होगा आपके पास 25.6/√T। टेम्परेचर होगा 100। थर्मल न्यूट्रॉन के लिए बात करोगे बच्चों 30.8/√T एंगस्ट्रॉम। ये किसके लिए बच्चों, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए। थर्मल न्यूट्रॉन कौन से न्यूट्रॉन है बच्चों, जिनकी एनर्जी kT ऑर्डर की होती है। ये कौन से न्यूट्रॉन बच्चों, जिनकी एनर्जी 3/2 kT ऑर्डर की होती है। अब बच्चों बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमें क्या है कि यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है कितनी 1.227 into 10⁻⁻2 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास 1.227 अपॉन √3 नैनोमीटर। अब बच्चों ये नैनोमीटर था और ये भी नैनोमीटर में 1.227 into 10⁻⁻2 नैनोमीटर में, तो नैनोमीटर तो नैनोमीटर उठ जाएगा बच्चों। अब बच्चों √v क्या बचेगा, √v बचेगा आपके पास 1.227 डिवाइड बाय 1.227 into 10⁻⁻2, ये भी हट गया बच्चों। तो बच्चों v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 10⁻⁴ वोल्ट। तो
जो चार ऑप्शन है बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को हम करेक्ट ऑप्शन टिक कर देंगे। द सॉलिड्स व्हिच हैव द नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर, बच्चों बात कर रहा हूं, बता रहा हूं आपको जनरल, ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों। बच्चों बात करेंगे अल्फा के लिए टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो याद रखना बच्चों जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है बच्चों। सेमीकंडक्टर होंगे बच्चों, उनके अल्फा नेगेटिव होता है, मगर टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है बच्चों। इंसुलेटर का उसका भी बच्चों अल्फा नेगेटिव होता है। अगर बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोलाइट का, उसका भी बच्चों अल्फा नेगेटिव होता है। तो आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। बच्चों नेगेटिव किसका होगा बच्चों, इंसुलेटर का भी होगा, सेमीकंडक्टर भी होगा। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, उसमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। हम ऑप्शन सी को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। The energy required to break one bond in DNA is 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt is nearly. बच्चों आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको यूनिट के बारे में मैं बताता हूँ। बच्चों जब बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है बच्चों 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। बच्चों जब बात करेंगे 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, मेगा प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है 10 to the power 6, ये होता है बच्चों इतना। अगर बात करेंगे बच्चों जूल का, किलोवाट आवर में 1 जूल को लिखेंगे बच्चों 1 वाट सेकंड, इसको लिखेंगे बच्चों 1 वाट आवर डिवाइड बाय 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, इसको लिख देंगे बच्चों 1 किलोवाट आवर डिवाइड बाय 3600 into 10 to the power 3। तो याद रखना बच्चों 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होगा 3.6 into 10 to the power 6 जूल, सीधा याद रखना 3.6 into 10 to the power 6 जूल, ये भी कन्वर्जन, इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों। बच्चों आपको एनर्जी देखिए 10 to the power minus 20 जूल, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे आएगा 1.6 into 10 to the power minus 19, ऊपर बचेगा बच्चों 10 to the power minus 1। तो बच्चों ये हो गया 1/16। इसको करूंगा बच्चों, अगर 100 लिख दिया मैंने तो 16 96 हो जाएगा बच्चों, 4 बचेगा, 100 32 बचेगा बच्चों 8 6.25, तो आंसर बनेगा बच्चों 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों में, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। The quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper spheres of radii R1 R2 R1 equal to 1.5 R2 through 1 Kelvin are in the ratio। बच्चों क्वेश्चन का कांसेप्ट देखिए आप। जब अपन क्वांटिटी ऑफ हीट के बारे में बात करते हैं, ये आता है बच्चों mh डेल्टा थीटा। स्फीयर दे रखिए बच्चों, मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब बच्चों बाकी सारी चीजें सेम है बच्चों, तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल बच्चों, रेडियस के पावर क्यूब की। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं आराम से। बच्चों Q1/Q2 रेशियो आएगा बच्चों R1/R2 की पावर 3 का, ये दे रखा है बच्चों 1.5 की पावर 3, मतलब 3/2 की पावर 3, मतलब 27/8। तो बच्चों हमारे पास चार ऑप्शन जो दे रखे हैं, इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। Which of the following graph represent the variation of resistivity with temperature T for the copper? बच्चों
याद रखिए ऊपर जो क्या बच्चों कंडक्टर, ऊपर है बच्चों कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है 0 केल्विन टेम्परेचर पे कंडक्टर सुपर कंडक्टर जैसा बिहेव करता है, मींस उसकी रेजिस्टिविटी मिनिमम होती है बच्चों। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। अपन ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ स्टैंडर्ड है बच्चों, इसको कोई दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ ऐसा होता है बच्चों, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी इसकी बच्चों 10 की पावर -8 वोल्ट की होती है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, 0 केल्विन टेम्परेचर आपको बताया क्वेश्चन। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, बच्चों यहाँ पे आपको क्या भी कुछ बातें ध्यान रखनी है। बच्चों हर ट्रांजिस्टर के अंदर फर्स्ट पार्ट जो होता है बच्चों एमिटर होता है, सेकंड पार्ट बेस होता है, थर्ड पार्ट कलेक्टर होता है बच्चों। एमिटर जो होता है बच्चों इसमें सबसे ज्यादा डोपिंग की जाती है, हेवीएस्ट डोपिंग। हाईएस्ट डोपिंग कलेक्टर में बच्चों की आएगी एमिटर से कम, लेसर देन कलेक्टर, डोपिंग लेसर देन कलेक्टर। और बच्चों इसमें मोस्ट लाइकली डोप। लेकिन बात करेंगे बच्चों सरफेस एरिया की, तो सबसे ज्यादा सरफेस एरिया बच्चों कलेक्टर होता है। इसका क्या होता है बच्चों मीटर का, लेसर देन कलेक्टर। क्या चीज बच्चों, सरफेस एरिया। और बच्चों बेस तो क्या होता है, मोस्ट थिन। एक और बात याद रखना, ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड करना है बच्चों तो एमिटर जंक्शन को देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग, कलेक्टर जंक्शन को देते हैं रिवर्स बायसिंग। ओके, अगर एक्टिव मोड में रखना है तो बच्चों एमिटर जंक्शन को देते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और कलेक्टर जंक्शन को देते हैं बच्चों रिवर्स बायसिंग। ये आपको ध्यान रखना है। अगर उल्टा कर दोगे बच्चों एमिटर को रिवर्स बायसिंग, कलेक्टर को फॉरवर्ड बायसिंग, तो ट्रांजिस्टर इन्वर्टेड हो जाएगी। ओके, और दोनों को ही अगर रिवर्स बायसिंग दोगे ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा बच्चों। और दोनों को फॉरवर्ड बायसिंग दे दोगे ट्रांजिस्टर सैचुरेट हो जाएगा। अब आपको क्या है कि जो ऑप्शन दिए आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बेस एमिटर कलेक्टर रीजन सेम साइज गलत है बच्चों, बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल कलेक्टर जंक्शन फोटो गलत है बच्चों। बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ये बात सही है। बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग कंटेंट, ये भी बात गलत है। तो बच्चों चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। फॉर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड, बच्चों बोर एटॉमिक मॉडल जो है ना केवल उन्हीं एटम्स या आयंस के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये सबसे खास बात है बच्चों। और ये भी बात देखना, बोर मॉडल के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी कि ये उन्हीं मॉडल एटम या आयन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। बल्कि इसके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो प्रपोज किया था उसके अंदर क्या है कि MVR equal to NH/2 pi, जो क्वांटाइजेशन कंडीशन बच्चों जो यूज करती है, इस क्वांटाइजेशन कंडीशन का इसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं था, बस सिस्टम अपने मॉडल को प्रपोज करने के बाद लगा दीजिए। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे बच्चों तो बोर एटॉमिक मॉडल किन के लिए एप्लीकेबल है बच्चों, बोर एटॉमिक मॉडल gives spectrum only for those atoms or ions which contain only one electron। तो बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देते हैं।
बच्चों सिंगली आयनाइज्ड एटम उसके लिए वैलिड है, ड्यूटेरियम के लिए वैलिड है बच्चों। सिंगली आयनाइज्ड नियोन इसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड है बच्चों। नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Ni+ के अंदर क्या हो जाएंगे बच्चों, 9 हो जाएंगे, इसकी वैलिडिटी है। तो हम ऑप्शन कर देंगे बच्चों सी ऑप्शन। तो चारों ऑप्शन में से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये बच्चों आपके लिए क्या है कि जो हमारा क्या है कि 2020 का सितंबर वाला जो पेपर था बच्चा, इसका सॉल्यूशन बताएं। अगली बार हम आपको एनालिसिस में ये भी बताएंगे बच्चों, 19 का भी बताएंगे, 18 का बताएंगे, 16 का बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे बच्चों कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके रिपीट होने के क्या है कि चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे बच्चों, अगर आप पेपर को क्या है कि डीपली एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा बच्चों क्या है कि 10 चैप्टर ऐसे हैं बच्चों जिनमें से क्या है कि क्वेश्चंस रिपीटली हर साल क्या है कि रिपीट होते आ रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशन है, जैसे क्या है यूनिट डायमेंशन है। इन चैप्टर्स की क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा, जिनमें से क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन क्या है आपके रिपीट होते आ रहे हैं। इसका मतलब 100 मार्क्स तो आप क्या है बच्चों 10 चैप्टर को तैयार करके आराम से क्या है कि नीट 24 में पक्के कर सकते हो। लाइट with an average flux of 20 watt upon centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is. बच्चों एनर्जी को सिंपल तरीके से क्या लिखते हैं, पावर इनटू टाइम। बस इतना सही आपको काम करना है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने का आपका कंसेप्ट है। सबसे पहले बच्चों आप कहेगी यहाँ पे पावर निकाल लीजिए। पावर की यूनिट बच्चों वाट है, तो कैसे निकालोगे, आपके वो वाट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो पावर आ जाएगी बच्चों। और पावर आने के बाद में बच्चों एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी आएगी बच्चों पावर इनटू टाइम से। बस इतना सा काम आपको करना है जिसमें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब सॉल्यूशन देखिए बच्चों। देखो बच्चों आपको क्या है, आपको एवरेज फ्लक्स कितना दे रखा है 20 वाट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, मींस इंटेंसिटी दे रखी है बच्चों। तो सबसे पहले निकाल ली बच्चों हमने पावर। पावर कितनी आ जाएगी 20 वाट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको बच्चों एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो ये तो बच्चों हमारे पास आ गया 400 वाट। अब बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पे एनर्जी। एनर्जी को लिख देंगे पावर इनटू टाइम। पावर कितनी बच्चों 400 वाट। वाट का मीनिंग होता है जूल अपॉन सेकंड। और बच्चों आपको टाइम स्पैन दिया 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब कितना होता है 60 सेकंड। तो बच्चों 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो बच्चों 24 इंटू 10 की पावर 3 जूल हमारे पास एनर्जी रिसीव्ड है बच्चों। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और ऐसा क्यों करा बच्चों, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों बी, हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन डी। ये सरफेस टेंशन चैप्टर का क्वेश्चन है जो नीट 24 के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary tube is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is. बच्चों जब सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ा जाता है और कैपिलरी वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा जाता है तो उसमें सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आता है T = HRdg/2 cos थीटा। तो ये क्वेश्चन का हमारा कॉन्सेप्ट है बच्चों। सरफेस टेंशन चैप्टर में सरफेस टेंशन लगाया जाता है कैपिलरी एक्सपेरिमेंट ट्यूब में T = H+R/3 Rdg/2 cos थीटा। बच्चों जब H R से बहुत बड़ा होता है तो अपन अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला यूज करते हैं T = HRdg/2 cos थीटा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और बच्चों एक ज्यूरिन्स लॉ होता है जो आपको क्या बताता है बच्चों HR कांस्टेंट होता है। मींस कैपिलरी जब लेंगे डिफरेंट रेडियस की बच्चों H प्रोपोर्शनल होता है उसमें 1/r।
जिसकी रेडियस कम होगी बच्चों उसमें फ्लूइड ज्यादा हाइट तक चढ़ता है। अब क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अब आपको पहले क्वेश्चन दिया बच्चों, कैपिलरी की रेडियस आर है बच्चों, जिसमें फ्लूइड चढ़ता है एक साइड तक। बाद में कैपिलरी रेडियस बच्चों 2r हो गई, फ्लूइड कितना फ्लूइड इसमें चढ़ेगा ये हमें निकालना है। तो देखो बच्चों एच प्रोपोर्शनल क्या बच्चों 1/r है। तो जब बच्चों कैपिटल की रेडियस हमने कितनी कर दी 2r, तो आप देख सकते हैं बच्चों एच डैश अपॉन एच करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 1/2r इंटू r अपॉन 1, ये आएगा बच्चों सोल्व करने से 1/2। तो हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, हाइट हो जाएगी पुरानी हाइट की h/2, जो डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब बच्चों मास देखिए, मास क्या होता है, कैपिलरी जिसकी रेडियस r है बच्चों, और कैपिलरी जिसकी रेडियस बच्चों 2r है। ये r रेडियस की कैपिलरी है बच्चों, ये 2r रेडियस की। इसमें फ्लूइड चढ़ रहा था बच्चों h हाइट तक, इसमें फ्लूइड चढ़ रहा है बच्चों h/2 हाइट तक। तो मास क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी यहाँ कितना होगा बच्चों, पाई इंटू 2r का स्क्वायर इंटू h/2। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर इंटू h, ये इतना मास आ रहा है बच्चों इंटू 2 इंटू रू। तो यहाँ पे डबल आ रहा है बच्चों, ओके, mg उसका वेट होता है। तो बच्चों यहाँ कितना मास आया है 5 ग्राम, तो इसके अंदर कितना हो जाएगा बच्चों 10 ग्राम आ जाएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन जो है बच्चों, 4 ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। तो हम ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर टिक कर देंगे बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to। बच्चों दो बातें आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखनी होती है। जब भी कहे कि प्रिज्म बच्चों स्मॉल एंगल होता है, स्मॉल एंगल में बच्चों साइन थीटा को अपन थीटा मानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी प्रिज्म की किसी सरफेस से लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो आप कहे कि उस सरफेस को वर्टिकल बनाया करो ताकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना आपके लिए एकदम इजी रहे। तो देखिए बच्चों की कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें जो बताया गया है इन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात बच्चों प्रिज्म एंगल छोटा है यहाँ पे, क्योंकि प्रिज्म आपको छोटा दिया है। छोटा प्रिज्म किसको मानते हैं बच्चों, जिसमें प्रिज्म एंगल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 डिग्री होगी बच्चों। तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा मानेंगे बच्चों, ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसी सिचुएशन में बच्चों प्रिज्म को हम क्या है कि ऐसा बनाएंगे, यहाँ पे लाइट रे आपको दिखा रखा है इंसिडेंट के लिए हमने, सेकंड सरफेस से नॉर्मल बाहर निकल रही है, तो डायग्राम ऐसा बनाएंगे। ये इस पे हमने नॉर्मल बना दिया, इससे हमारे क्या है कि सारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये हमारे पास प्रिज्म एंगल दे रखा है, ये एंगल 90 डिग्री बच्चों, तो ये एंगल हम आराम से निकाल देंगे। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक और बात याद रखना बच्चों, अगर कभी क्वेश्चन में लाइट रे वापस लौट के आ जाए, तो वापस लौट के आ जाए तो भी डायग्राम ऐसा ही बनाना, बस सेकंड सरफेस को पॉलिश करके मिरर वाली बना देना। अगर किसी क्वेश्चन में लाइट रे आपको दिया जाए ना कि वापस लौट रही है, तो तभी पॉसिबल है जब सेकंड सरफेस क्या हो बच्चों, मिरर हो, तो ये वापस लौट आएगी और कैलकुलेशन वापस ऐसी कैसी कर देना, सेम कैलकुलेशन फिर से कर देना बच्चों। तो देखिए अब क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा एकदम आसान हो गया बच्चों। ये हमने किया कि प्रिज्म को ड्रॉ कर दिया है, यहां पे बच्चों लाइट रे इंसिडेंट कराई है हमने, ये प्रिज्म की सरफेस पे हमने नॉर्मल दिखाया है, ये बच्चों क्वेश्चन में एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हमें, और बच्चों ये क्या है कि यहां से नॉर्मली बाहर निकल रही है, ये डायग्राम आपको दिखाया। अब बच्चों ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल प्रिज्म एंगल ए है बच्चों, ये एंगल आपको पता चल गया, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल हो गया बच्चों 90 डिग्री माइनस ए। तो ये एंगल ये नॉर्मल था बच्चों, कौन सा वाला, ये एन एन डैश, ये नॉर्मल है बच्चों सरफेस पी क्यू पर। तो बच्चों ये एंगल क्या है कि यहाँ से 90 डिग्री बच्चों, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल ए हो गया बच्चों। अब इस पॉइंट का नाम आप कुछ भी डाल दो एम, इस पॉइंट एम पर बच्चों लगा दीजिए आप स्नेस लो,
तो यहाँ पे बच्चों बाहर क्या है, ए रे, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, इधर ए रे बच्चों, इधर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है बच्चों, तो 1 इंटू साइन आई इक्वल लिखेंगे बच्चों म्यू इंटू साइन आर, आर की जगह लिख देंगे बच्चों ए, और क्योंकि प्रिज्म आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्मॉल एंगल प्रिज्म बच्चों, तो साइन थीटा को मानेंगे थीटा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों म्यू ए। अब जो चार ऑप्शन है बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर जो हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन बी, तो बच्चों ऑप्शन बी को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे।